अस्सलामु अलैकुम। हम एज़ प्रॉमिस्ड कि मैं 6 बजे लाइव वीडियो स्टार्ट करूँगा मैदे के मसाइल के लिहाज से, तो उसके लिए इंशाल्लाह अभी मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। आप सब भाइयों से दरख्वास्त है कि जो जो ऑनलाइन है, अगर वो मैसेज में कोई सवाल पूछना चाहते हैं मैदे के मसाइल के मुतालिक, तो वो जब मेरा लेक्चर जो है जिसमें थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि मैदे के मसाइल क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं कि ये मैदे में आती हैं कि नहीं आती हैं। तो हम शुरू करते हैं अब अपना लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम भाइयों ने। इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर अब शुरू करते हैं और उसमें ये है कि हम अब बताते हैं आपको कि जी मैदे के मसाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब हम मैदे के मसाइल का डिस्कस करते हैं तो उसमें हम मुंह से लेकर छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है जिसे हम ड्यूडेनम कहा जाता है, उसका भी आधा हिस्सा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक के मसाइल को हम जनरली मैदे के मसाइल कंसिडर किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग सलाम कर रहे हैं सबके लिए। तो अब बीमारियां ये होती हैं कि जी हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिहाज से, मैदे और जिगर की स्पेशलाइजेशन के लिहाज से जो बीमारियां होंगी वो खुराक की नाली की बीमारियां होंगी, मैदे की बीमारियां होंगी या छोटी आंत की। छोटी आंत के जो पहले 2 हिस्से हैं ड्यूडेनम के, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अगला जो पार्ट है कि छोटी आंत के बाकी हिस्सा और बड़ी आंत की बीमारियां, उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और जिसके सवाल मैदे और खुराक की नाली और छोटी आंत के पहले हिस्से के मुतालिक होंगे, मैं उन्हीं के जवाब दूंगा। बाकी जवाब जो बाकी मसाइल के जवाब अगर हैं, आपके सवाल है, तो वो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन उसको देंगे। तो खुराक की नाली में जब हम शुरू करते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसको हमने देखना है, और उसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और फिर उस अलामात की बेसिस पे हम क्या डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या तशख़ीस करते हैं, या हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि या फर्दर टेस्ट हम कौन से एडवाइस करते हैं, ब्लड टेस्ट की एडवाइस कर सकते हैं या एंडोस्कोपीज़ वगैरह एडवाइस कर सकते हैं। मेरा एक पूरे वीडियो है कि एंडोस्कोपी की क्या क्या अलामात है जिनमें एंडोस्कोपी करना ज़रूरी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हम शुरू करते हैं खुराक की नाली की जो बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। उसमें है सबसे पहली चीज़, खुराक की नाली के अंदर सोजिश हो सकती है, ठीक है, जिसे हम इसोफिजाइटिस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। वो इसोफिजाइटिस कैसे हो सकता है, किस वजह से हो सकता है? एक हम कहते हैं रिफ्लक्स। हमारा इसोफेगस जो खुराक की नाली है ये एसिड के लिए नहीं बनी, मैदा एसिड के लिए या तेज़ाब के लिए बना हुआ है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी झिल्लियाँ लगाई हैं कि तेज़ाब उसको नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन खुराक की नाली में ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो हमें तेज़ाब से बचा सके। तो इसलिए जब भी खुराक की नाली में तेज़ाब आएगा मैदे में से खुराक की नाली में, तो उससे क्या होगा कि तेज़ाबियत जो है वो आपकी खुराक की नाली में आ जाएगी और उसमें खुराक की नाली में जलन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा आपको फीलिंग होगी कि जैसे खाना जो है वो यहाँ फंसा हुआ है, ये गले से लेकर ये खुराक की नाली जितनी भी है यहाँ तक, ये सब महसूस होता है कि बंदे को यहाँ पे या तो कोई चीज़ फंसी हुई है, या कोई खराश है, या कोई चीज़ बोझ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसे मुंह में खट्टा पानी भी आता है और मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, मुंह के अंदर पानी भी निकलता है। कई दफ़ा नाक में से पानी मुंह में पानी आता है और वो नाक के ज़रिए से भी पानी निकल सकता है। तो ये सारे मैदे के मसाइल, जो लोग सवाल कर रहे हैं वो बेसब्रे ना हो, इंशाल्लाह मैं उन सब के सवालों के जवाब दूंगा। वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि जी जवाब दें, तो मैं जवाब दूंगा एंड ऑफ द लेक्चर। मुझे सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करने दें, तो आपके जितने जिसके सवाल हैं बारी बारी मैं सब के सवालों के जवाब इंशाल्लाह दूंगा। अच्छा, तो खुराक की नाली की सोजिश हो गई तेज़ाबियत से, और ये एक वजह है। उसके अलावा खुराक की नाली के अंदर अल्सर बन सकते हैं। वो अल्सर किस तरह बनते हैं कि एक पहले सोजिश होती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसके बाद उसके अंदर ज़ख़म बनना शुरू होता है, और वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता करते करते बड़ा होते अल्सर बन सकता है। और खुदा न खास्ता वो अल्सर के नीचे अगर कोई भी जो है वैसल होती है, कई दफ़ा खून की नाली होती है, वो भी फट जाती है, और इस तरह खून की उल्टियाँ और खून के जो है ना मसाइल वगैरह भी शुरू हो जाते हैं।
तो ये बीमारियां खुराक की नाली की हैं। उसके अलावा खुराक की नाली के अंदर खुदा न खास्ता वर्म या फिर जिसे हम रसोली या कैंसर कहते हैं वो भी हो सकता है। वो कैंसर जो है ख़तरनाक कैंसर या नॉर्मल जो बिनाइन कैंसर कहते हैं कि वो भी हो सकता है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा खुराक की नाली तंग हो सकती है कई वजह से। उसमें कई दफ़ा एसिड की वजह से, ज़ख़म होने की वजह से खुराक की नाली तंग हो जाती है। जैसे आप देखें किसी चीज़ के ऊपर तेज़ाब गिरे, किसी ट्यूब के ऊपर तेज़ाब गिरे तो वो सिकुड़ जाती है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तेज़ाब पी ले या हमारा तेज़ाब जो है पेट वाला वो बार बार मैदे में ऊपर आ रहा है तो ज़ख़म करते करते वो खुराक की नाली को अगर इतना डायमीटर है तो वो डायमीटर छोटा कर देगा। तो उससे क्या होगा कि खुराक की खून के जो आप खुराक खाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे फंस रही है या मुश्किल जा रही है। कई लोगों को ऊपर से पानी पीना पड़ता है उसको धक्का देने के लिए कि खाना नीचे जाए। और एक वक्त आता है कि खाना फंस जाता है। कई दफ़ा एंडोस्कोपी करके वो खाना या हड्डी या आपका जो बोटी है वो एंडोस्कोपी के ज़रिए से निकालनी भी पड़ जाती है। तो ये खुराक की नाली का तंग होना, ये भी इसकी भी अलामात होती हैं। अब हम आ जाए मैदे में। मैदे के अंदर भी यही मिसाइल हो सकते हैं। खुराक की नाली में जो एक चीज़ आखिरी चीज़ रहेगी वो इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन जिसे हमें कैंडिडा कहते हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, टीबी वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये भी एक रेयर कॉजेज़ हैं। उसके बाद आ जाए मैदे पे। मैदे के अंदर भी इसी तरह मैदे की सोजिश हो सकती है, मैदे के अंदर अल्सर हो सकता है, मैदे के अंदर वर्म हो सकता है, मैदे के अंदर रसोली हो सकती है, कैंसर हो सकता है और उसके अंदर आपके इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल, फंगल, वायरल सारे इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। उसके अलावा मैदे के अंदर एक और बीमारी जिसे हम एंजियोएक्टेजिया कहते हैं कि नई नई खून की नालियाँ बनने लग जाती हैं। और उस तरह नई नई खून की नालियाँ बनने से क्या होता है कि वो खून की नालियाँ फटती हैं और उनमें से कई दफ़ा खून निकलता है और मरीज़ को फ्रेश खून जो है वो ब्लड में भी आता है और उल्टी में भी आता है और कई दफ़ा वो बड़े पेशाब में काले पखाने की सूरत में भी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी बीमारियां मैदे की हो गई। उसके अलावा अब आप मैदे से आगे निकलें तो मैदे का एक सुराख होता है जिसे हम पाइलोरस कहते हैं और वो पाइलोरस आगे खुलता है छोटी आंत में। और वो पाइलोरस की कई दफ़ा बीमारियां होती हैं कि पाइलोरस का ये सुराख होता है ऐसे करके जो कि खुलता है आपकी छोटी आंत में। अब कई दफ़ा ये सुराख बंद हो जाता है कई बीमारियों में, उसको खोलना पड़ता है। कई दफ़ा हम एंडोस्कोपी से खोल सकते हैं, कई दफ़ा हमें जो है वो ऑपरेशन से खोलना पड़ता है वो। और बहरहाल कई दफ़ा कैंसर होता है खुदा न खास्ता तो उसका हमें सैंपल लेना पड़ता है। तो ये बीमारियां उसकी सुराख की हो सकती हैं। उसके बाद आगे आए छोटी आंत में। छोटी आंत के पहले दो पार्ट हैं वो हम एंडोस्कोपी में देखते हैं और उसमें हम क्या क्या बीमारियां देख सकते हैं। उसमें हम अल्सर, सोजिश, इन्फेक्शन ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं गंदुम की एलर्जी, जिसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। वो भी पहली और सेकंड पार्ट जो छोटी इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का होता है उसके अंदर वाज़े निशानात हमें मिल जाते हैं। अगर हमें वो भी ना मिले तो भी हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, सैंपल भी, उस सैंपल की पैथोलॉजी रिपोर्ट भी आती है तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को जो है वो गंदुम की एलर्जी है। और गंदुम की एलर्जी में बंदे को क्या महसूस होता है, पेट में गैस, ब्लॉटिंग सी, यानी कि हर वक्त पेट ऐसे भारी भारी सा महसूस होगा, खाना हज़म नहीं होगा। जब भी वो रोटी खाएगा या गंदम की कोई भी बनी चीज़ खाएगा उससे उल्टियाँ भी स्टार्ट हो सकती हैं, दिल ख़राब भी स्टार्ट हो सकता है और मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा उसके जब हम सीबीसी करेंगे तो उसके सीबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है, जिसमें खून की कमी भी हो सकती है। तो उस तरह विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन डी लेवल करेंगे। तो ऐसे मरीज़ का इलाज सिर्फ एक ही है, जब हमें मिले कि गंदम की एलर्जी है, गंदम की खुराक छोड़ दें। वीट, राय और बारले 3 किस्म की चीज़ें होती हैं जो, ठीक है, और ये आपका गंदम, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और इसके अलावा जो उसमें उसका इलाज हो जाता है। तो ये मोटी मोटे मैदे के, खुराक की नाली के, मैदे के और जो है छोटी आंत के मसाइल है जिनको मैंने बताया आप लोगों को। अब आप लोगों के सवालों के जवाबात इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। जिन जिन लोगों ने जो जो सवालात किए हैं तो उसमें बारी बारी हम पढ़ के और मैं आपको जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। जी, एक भाई ने सवाल किया कि जी मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड को गले में घुटन महसूस होती है, वो जब भी खाना खाता है, स्टमक का इशू भी है, इसलिए अलावा ये घुटन 16 दिन से हो रही, दिन में 2 से 3 बार होती, लेफ़्ट साइड पे चेस्ट पेन भी होता है, पेन 2 मंथ से। देखिए ये इस तरह के वेग क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के हम कोई, यानी कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है
कि हम इस तरह के सवालों के जवाब फ़ौरन ही मरीज़ को देखे बगैर भी दिए जा सकें। और दूसरा ये कि अगर आपके दोस्त को हैं तो आप अपने दोस्त से बोलें कि वो आए और वो सवाल पूछे, क्योंकि आगे से कई सवालात के हमें फ़र्दर सवालात करने पड़ते हैं। अब आपने बताया जैसे गले में घुटन होती है, गले में घुटन कोई बीमारी नहीं है। गले में क्या महसूस होता है, उसको खाना जो है वो फंसता है, खाना जो है वो उसको जब जाता है तो मुश्किल होती है खाना खाने में, उसको पानी पीना पड़ता है खाना को नीचे धकेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद खाना हज़म उसका महसूस उसको पेट में नहीं होता सही तरह, उसके मैदे के जो है वो मसाइल जो हैं उसमें उल्टी तो नहीं आती, उसको दिल तो नहीं ख़राब होता, उसको बुखार तो नहीं होता, इसके बहुत से मसाइल होते हैं। ऐसे एक जो है ना एक आधे सिम्टम दे के मैं सॉरी कोई भी कंसल्टेंट आपको इस तरह नहीं बताएगा, क्योंकि ना हमारे पास जादू की छड़ी है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम एक सिम्टम दे के जी बता दें। बाकी ये कि अगर उसको जो है ना स्टमक में गैस वगैरह बन रही है तो उसके लिए वो PPIs हमारी दवाई होती है, ओमेप्राजोल है, सोमेप्राजोल वो ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा सिरप जो है वो गैविस्कॉन के नाम से आता है, एंटासिड सिरप होते हैं, वो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पी ले, अगर तो आराम आता है ठीक है, नहीं तो फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाए, या फिर उससे कहें कि डायरेक्ट जो है ना मुझे इनबॉक्स अपने सारे मसले मसाइल करे, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। अच्छा जी, नदीम भाई हैं जी, ये सवाल कर रहे हैं, सलाम सर, खाना हज़म नहीं होता और गैस होती है, प्लीज़ कोई मेडिसिन होता है। देखें खाना जो है ना वो हज़म नहीं होता, उसमें क्या महसूस होता है आपको, उसमें बेसिकली क्या खाना जो है वो आपको लगता है कि जी यहीं पड़ा हुआ है पेट में, या आपको गैस बनती है? अगर गैस बनती है तो उसका मतलब है कि वो बैक्टीरियल जो है ना वो आपका बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हम उसे कहते हैं, वो बड़ी आंत के मसले मसाइल होते हैं गैस के। वो मैदे के मसले में, मैदे में क्या होता है, मैदे में या तो दर्द होता है, मैदे में जलन होती है, मैदे में जो है वो आपके उल्टी आएगी, दिल ख़राब होगा, ठीक है, या हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, या चेस्ट पेन कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैदे के मसाइल की, अगर गैस बनती है खाना खाने के बाद, ये बड़ी आंत के मसले मसाइल में चला जाता है। और ये IBS के सिम्टम्स मुझे लग रहे हैं जो कि आपने बताए हैं, तो वो IBS की मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, उसको देखें आप इंशाल्लाह, उसमें खाने की सारी एहतियातें मैंने लिखी हुई हैं। और उसमें जो है ऑब्वियसली मेडिसिन हम ऐसे नहीं दे सकते, वो देखना पड़ता है कि कौन से सिम्टम्स चल रहे हैं, कौन से सिम्टम्स नहीं। कई लोगों को डायरिया होता है साथ में, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो वो उसके हिसाब से मेडिसिन देनी पड़ती हैं। ताउर रहमान साहब जी, सलाम सर, मैदे में गैस बहुत बनती है जिसकी वजह से मैदे में बहुत दर्द होता है। देखें अगर तो देखें आपके जो है ना सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है और मैदे में गैस बनती है, साथ में अगर तो कोई कब्ज़, कोई मोशन या कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ ही है, और उसमें ऐसा कोई दिल ख़राब या उल्टी वगैरह नहीं है। तो ये हमारे बेसिकली हमारी खुराक है, हमारी डाइट है कि हमारी डाइट बहुत गंदी डाइट होती है। एक तो बाहर की डाइट्स हैं, दूसरा ये कि मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एहतियात यही है कि आप मिसालों से एहतियात करें, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उससे परहेज़ करें, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेटे नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटे खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये हमारे लोगों में कि खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, और उससे क्या होता है कि खाना जो है वो इधर ही मौजूद रहता है पेट में, और वो ऊपर आता है खुराक की नाली में, और इस तरह वो मसले मसाइल करता है। तो इसलिए खाने के अंदर स्पाइसेस कम करें, मिसाले कम करें, चिकनाई वाली चीज़ें कम करें, तलने हुई चीज़ें, उसके अलावा आपकी ये पराठे, उसके अलावा मुरगन ख़िज़ाएँ, ठीक है, पेप्सी, कोला, ये फ़ास्ट फूड, बर्गर्स, ये सब चीज़ें जो है ना ये गैस और पेट में दर्द का बायस बनती हैं। तो फ़िलहाल ये एहतियात आप अपनी प्रॉपर डाइट को कंट्रोल करें, और अगर इसके बावजूद भी आपको आराम ना आए तो फिर मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा मेरे पेज पे, तो मैं इंशाल्लाह उसके हिसाब से आपको फ़र्दर कोई मेडिसिन वगैरह हुई तो बता दूँगा। अच्छा जी, मोहम्मद सादिक साहब हैं जी, डॉक्टर साहब मुझे स्टमक से स्टूल में ब्लीडिंग हुई थी तो एंडोस्कोपी करवाई तो उसमें H पाइलोरी पॉजिटिव आया था, और डॉक्टर साहब ने ओके मेडिसिन जो भी उन्होंने नाम लिखे हैं दी, कुछ अरसा तक बाद अब सीने में हल्की जलन होती है, ये गैस की वजह से है, ये स्टमक में है, तो क्या करूं? देखिए अगर आपको H पाइलोरी था तो उसकी मेडिसिन अगर आपने ले ली तो उसका ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि वो H पाइलोरी मर गया, वो 99% चांसेस होते हैं H पाइलोरी एरेडिकेट हो जाता है उन मेडिसिन से। तो इस वजह से उसमें वो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि H पाइलोरी चला गया। बाकी ये कि आपको ऑब्वियसली IBD के मरीज़ भी हैं, तो उसमें आप ये है कि IBD की आप मेडिसिन काफ़ी सारी ले रहे होंगे, उसमें मिसालाजीन होती है, उसमें स्टीरॉइड्स कई दफ़ा बंदा ले रहा होता है, तो वो मैदे में सोजिश कर देती हैं वो सारी मेडिसिन। तो आपको कम लाजमी मैदे वाला कैप्सूल रोज़ाना सुबह 40 मिलीग्राम वाला नाश्ते से पहले लाजमी लेना है।
ताकि आपको जो है ना ये मसले मसाइल ना हो। तो आप ये जो है ना ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल 40 मिलीग्राम रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, क्योंकि आपकी मेडिसिन ऑब्वियसली आईबीडी की वजह से नहीं छूट सकती, और इसके बाद जो है ना आप बेहतर महसूस करेंगे। अगर फिर भी आपको आराम ना आए तो फिर ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा दोबारा। सर मेरी ज़ुबान सफ़ेद और ज़ुबान पे फिशर बन गए, प्लीज़ वजह बता। देखिए जी, ज़ुबान जो है ना सफ़ेद होना, ज़ुबान पे अल्सर बनना, ज़ुबान पे फिशर बनना, ये सब चीज़ें जो है ना शो करती हैं या तो विटामिन की डेफिशिएंसी है या मैदे के मसले मसाइल है, मैदे में जलन या मैदे में जो गैस और वही सब कुछ, और आपको जो मुंह में खट्टा पानी आना, ये सब मसाले मसाइल जो है ना वो कर सकते हैं। तो आप बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें विटामिन B3, B6 और B12 आते हैं। एक तो विटामिन के सप्लीमेंट्स लें सुबह शाम, ठीक है, तकरीबन कम अज़ कम जो है ना आप उसको 1 मंथ लें और देखें कि वो इम्प्रूव करते हैं कि नहीं। अगर तो वो साथ में जो है ना आपकी ज़ुबान से जो अल्सर्स और ज़ख़म बने हुए हैं वो ठीक नहीं होते, और विटामिन सी वगैरह भी सी कॉन के नाम से आती है, या जो है ना और विटामिन सी काफ़ी नामों से आती है, तो विटामिन सी भी लें, और B3, B6 और B12 ये विटामिन लें। और अगर फिर भी आपकी ज़ुबान पे ये ठीक ना हुए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर हम ऑब्वियसली कई दफ़ा फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो देखना पड़ता है हमें, ज़ुबान को देख के हमें पता चलेगा कि वो फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। तो कई दफ़ा वो हमें एंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है देखने के लिए कि वो खुराक की नाली तक फंगल इन्फेक्शन तो नहीं जा रहा। फिर वो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कई दफ़ा ओरली नील स्टैट ड्रॉप्स आते हैं या फिर डेक्टारिन जेल आती है, वो भी देनी पड़ती है, लेकिन कई दफ़ा हमें ओरल थेरेपी भी देनी पड़ती है, वो उसके बाद फिर आप। तो अभी फ़िलहाल आप विटामिन लें और ये सब कुछ। शुक्रिया ख्वाजा अनवर साहब। इफ्तिखार हैदर, सर प्लीज़ सऊदी मेडिसिन के मुताबिक बताएं प्लीज़, चेस्ट में पेन और फूड दर्द होता, बहुत शुक्रिया, खाने के बाद स्टमक में दर्द होता है। अच्छा, आपको भी मैदे की सोजिश ही लग रही है, सऊदीया में भी वो कैप्सूल ओमेप्राजोल आते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। आपको भी मैदे का यही मसला लग रहा है कि मैदे की सोजिश है, तो उसमें आप कैप्सूल ओमेप्राजोल आते हैं 40 मिलीग्राम आप रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले लें, और उसके अलावा टैबलेट मोटेलियम आती है 10 मिलीग्राम की, सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले वो लें। तो ये दोनों दवाइयाँ आपको सऊदी से मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वाजिद भाई। उसके बाद मोहम्मद कासिम, सर जी मेरे स्टमक का मसला है, 3 साल से जब मेडिसिन खाता हूँ ख़त्म हो जाती नहीं तो दोबारा हो जाती है, वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है, जब मेडिसिन खाओ फिर ठीक हो जाता है, छुट्टी। और अब आपने कहा जी मेरे स्टमक का मसला है, 3 साल से मेडिसिन खाऊं ठीक हो जाता है, मुझे क्या पता कि आपको क्या मसला है स्टमक में। पहली बात तो ये, दूसरी बात आप कौन सी मेडिसिन खाते हैं, मुझे क्या पता उससे आपको आराम आता है जिससे फिर आपका वज़न कम हो जाता है। और ये इस तरह तो वो मैं नहीं आप अंदाज़ा लगा सकता कि आपको कासिम साहब क्या मसला है। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपके मैदे में क्या फीलिंग होती है, आपको उल्टी होती है, दिल ख़राब होता है, मैदे में दर्द होता है, मैदे में जलन होती है, खून की उल्टी आती है, या और मसले मसाइल जितने भी आपके हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो उसका जवाब दूंगा। फिर उसके हिसाब से आप मुझे डिटेल में बेशक जो है ना मेरा इनबॉक्स कर दें मेरे पेज के ऊपर, तो मैं आपकी सारा देख के डिटेल में, तो और जो मेडिसिन आपकी हैं उसकी फ़ोटो खींच के मुझे बता दें, तो मैं उसके हिसाब से साउथ कोरिया के मैं फार्मूले के हिसाब से मेडिसिन आपको लिख के बता दूंगा। तो साउथ कोरिया में अगर कोई आपको डॉक्टर है, तो क्योंकि वहाँ उन मुल्कों में सबसे बड़ा मसला होता है कि स्टैंप के बगैर मेडिसिन नहीं मिलती। कई ये PPIs तो ओवर द काउंटर होती हैं, ये मिल जाती होती हैं, लेकिन बाकी मेडिसिन जो हैं वो मुश्किल से ही मिलती हैं जब तक स्टैंप ना हो। तो वो फिर मैं आपको साउथ कोरिया के हिसाब से फार्मूले के हिसाब से लिख दूंगा मेडिसिन आपको, वहाँ पे कोई डॉक्टर हुआ तो उससे दिखा के आप स्टैंप लगवा के ले लीजिएगा। अच्छा जी, सरगोदा शाहीन, डॉक्टर साहब हैवी मील के बाद दोनों किडनी वाली साइड पर जकड़न वाली पेन होती है, PPI से वक्ती फाका होता है, परमानेंट सोल्यूशन बता दें। देखें जी, परमानेंट सोल्यूशन यही है, जिन लोगों को ये मसले मसाइल होते हैं ना कि जी हमें पेट में तकलीफ शुरू होती है खाना खाने के बाद, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके खाने में परहेज़ नहीं है।
सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके खाना वो अपनी परहेज़ के हिसाब से नहीं खाते। वो खाना जो है जो मर्ज़ी मिसाले नमक, मिर्च, ये आपके मक्खन, घी, पनीर जिस मर्ज़ी में बना हुआ है वो खा लेते हैं। दालें, हर चीज़ वो रगड़ी जाते हैं। फ़ास्ट फूड हो गया, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई। तो इसलिए सबसे परमानेंट हल तो ये देखिए, दवाइयों ने आपकी जो मैदे में सोजिश हुई है उनको वक्ती तौर पे हल करना है, लेकिन दोबारा सोजिश किस चीज़ ने नहीं होने देनी? आपकी परहेज़ ने। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, डाइट को उसी तरह आप जारी रखेंगे, तो आपको दोबारा सोजिश हो जाएगी और उस तरह फिर दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो परमानेंट हल तो यही है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। जैसे मैंने बताया कि आप मिसालों को कम कर दें। मैदे के तमाम जितने मरीज़ मुझे सुन रहे हैं, मैदे के मसाइल के हल, सबसे बड़ा हल यही है कि आप अपनी खुराक में मिसालें कम कर दें, चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर दें, जिसमें पराठे, पूड़ियाँ, पकोड़े, समोसे, ठीक है। उसके अलावा दूध जो पीना है उसको मलाई निकाल के पिएं, ठीक है। उसके अलावा दही और जो लस्सी पीनी है वो भी लो फैट दही या लस्सी पिएं, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें बंद कर दें। फ़ास्ट फूड बंद कर दें, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये मुश्किल होता है, ये चीज़ें मुश्किल है करना, लेकिन जिनको मसले मसाइल हैं और उनके मसले हल नहीं होते कि जी हमारे मेडिसिन से, तो फिर उनका बेहतरीन हल ये है। तो इस अगर आप इस पे अमल करना शुरू कर देंगे तो आपको ना मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी कभार मेडिसिन की, चलो कभी होता है बंदा हफ्ते में एक दो आधी बार कभी बदपरहेज़ी कर जाता है तो एक आधी बार मेडिसिन खा लेता है तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बंद करें। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। आपने कम से कम हफ्ते में 30 मिनट से 40 मिनट रोज़ाना 5 दिन हफ्ते में फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि आपने 4 घंटे से 3 से 4 घंटे खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। चाहे दिन का खाना हो, चाहे रात का खाना हो, चाहे नाश्ता हो, खाना खाने के बाद लेटना नहीं है, जो हम सबसे बड़ी बात है। और फिर दूसरी चीज़, जिन लोगों को रात को सोते हुए ये मैदे में मसले मसाइल होते हैं, वो अब लेटें तो 45 डिग्री का एंगल बना के, यानी कि नीचे जो जब लेटते हैं सर जो है वो ऊंचा, ऐसे ऊंचा करके, ठीक है। ऐसे सीधा नहीं लेटना, सीधा लेटेंगे जाए सर वाली साइड ऊंची रख के 45 डिग्री पे। तो इससे भी मैदे के मसले मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे आपको। Sir, my mother, whenever eats onion, etc., she complains about generalized weakness, bloating. She is normal glycemic, no other commodities. मोहम्मद जुनैद साफ़ी साहब, मोहम्मद जुनैद साफ़ी साहब देखें, ऑनियन जो है ना वो तो हम एज जो है आईबीएस के पेशेंट्स को, और जो आपके ब्लॉटिंग का बता रहे हैं, ब्लॉटिंग मोस्टली फ्लैंक पेन में ब्लॉटिंग और बैड टेस्ट, ये आईबीएस के सिम्टम्स हैं। और ये वैसे मैंने अगले जब भी लाइव सेशन करूँगा उसमें मैं आईबीएस को डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन वैसे मेरे आईबीएस के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं मेरे पेज के ऊपर, आईबीएस 1 और आईबीएस 2 के नाम से। तो वो भी अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे करना है। दूसरा ये कि एक आती है लो फॉड मैप डाइट, लो फॉड मैप, FODMAP, लो फॉड मैप डाइट। उस मैप डाइट में देखें आप, ऑनियंस जो हैं, कच्चे प्याज और कच्चे टमाटर, ये गैस बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ़ैट वाली चीज़ें जितनी भी, जितनी चिकनाई है, ये सब चीज़ें, और मिसाले वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद कर दें, ठीक है। तो उनके ये जो गैस का प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगा। जब और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आईबीएस के मरीज़ को हम कहते हैं कि वो अपना डॉक्टर खुद है। ये बात याद रखें, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है खाना खाने में, वो कभी भी दोबारा नहीं खानी। आईबीएस के मरीज़ अपना डॉक्टर खुद है। वरना आईबीएस की डाइट अगर आप देखेंगे, जो चीज़ें मना है, तो आप कहेंगे मैं खाऊं क्या, इसमें से 100 चीज़ें मना है। लेकिन हर आईबीएस का मरीज़ डिफरेंट होता है दूसरे आईबीएस के मरीज़ से। कभी भी दूसरे आईबीएस के मरीज़ को देख के आपने फॉलो नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। कई दफ़ा क्या होता है, लोग कहते हैं जी फ़लाँ आईबीएस के मरीज़ ने ये काम किया, मैं ये कर लूँ, मैं ठीक। वो तो ठीक हो जाएगा क्योंकि उसकी गट उसके हिसाब से, आपकी गट आपके अपने हिसाब से। आपको जो चीज़, कई लोगों को चावल नुकसान देते हैं, कई लोगों को मैदा नुकसान देता है, कई लोगों को आटा नुकसान देता है, कई लोगों को बड़ा गोश्त, कई लोगों को छोटा गोश्त, कई लोगों को जो है सब्ज़ियाँ, कई लोगों को दालें। तो लेकिन इन जनरल आपको जो चीज़ नुकसान देती है वो चीज़ बंद करें। उसके अलावा इनको प्रोबायोटिक्स के साशे आते हैं, वो दें। उसमें एनफ्लोर के नाम से भी आते हैं, 1 गिलास पानी में डाल के सुबह शाम प्रोबायोटिक साशे, अगर आप जाएंगे फार्मेसी पे तो वो दें। और साथ में इनको ऑनियन और ये चीज़ें बंद करें, तो इंशाल्लाह ये जो गैस का मसला है इनका हल हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हम गेस्टों के पास पहुँच पाए हैं। आपका भी शुक्रिया नदीम भाई। वेलकम कासिम भाई।
शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलें ठीक। तो मेरा ये लाइव सेशन जो है ये आधे घंटे के लिए मैंने प्लान किया था, तो अब हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो 5 मिनट हैं इंशाल्लाह रह गए हैं। जो जो भाई अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लें। तो बाकी मैं जो हूँ ना जर्नल बातें फिर बता देता हूँ आपको। जी सर, कितने दिन तक बंद कर सकते हैं? मेडिसिन ले रहा हूँ आपकी। अच्छा राना साहब, आप जो मेडिसिन है ना 8 हफ्ते जारी रखनी है, ठीक है? जो मैं आपको गैस्ट्राइटिस का और IBS का मसला था, दोनों मसले मसाइल थे, तो मैंने उसकी शुरू किया मेडिसिन आपको। तो आपने 8 हफ्ते जारी रखनी है, 8 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा रिपोर्ट कीजिएगा, तो उसमें फिर मैं आपको बता दूँगा। शुक्रिया जुनेद साहब। अच्छा जी, उसके अलावा जी अब मैं जनरल सी डाइट बताने लगा हूँ। जी राना साहब, अब मेरी आवाज़ आ रही है? जिन लोगों को अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ का, मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ जो है वो सही आए। तो राना साहब, आपने 8 हफ्ते ये दवाई लेनी है, और 8 हफ्ते के बाद जो है मुझे दोबारा कांटेक्ट कर लीजिएगा। समझ आ गई आपको? अगर आ गई तो मुझे मैसेज करके लिख के बता दें कि आपको समझ आ गई है। अच्छा, तो इसके बाद जो मैदे के मसाइल के लोग पूछते हैं ना सबसे ज़्यादा कि जी हमारा हम दवाई लेते हैं ठीक हो जाते हैं, और अगर हम दवाई छोड़ें तो हम दोबारा ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी बात याद रखें कि मेडिसिन्स, जो मैदे की मेडिसिन्स होती हैं, ये सिर्फ़ आर्जी तौर पे आपकी जो गैस्ट्राइटिस या अल्सर होता है उसको जो है उसको जो मसला होता है वो आर्जी तौर पे ठीक करता है, ठीक है? लेकिन असल चीज़ जो है वो आपका डाइट प्लान है। आपने अपनी डाइट, मैदे को अगर आपने ठीक करना है तो आपने अपनी डाइट को ठीक रखना है। आप अपनी डाइट को अच्छा कर लें, मिसाले कम कर दें, चिकनाई वाली चीज़ें कम कर दें, कच्चे प्याज कच्चे टमाटर छोड़ दें, ठीक है? उसके अलावा जो है ना हर चीज़ में लो फैट जो है, दूध भी इसी तरह फ़ैट निकाल के और ये सब कुछ करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना बेहतर होगी। जी शाहीन साहब, अच्छा जो आपको जो है ना वो ये किडनी का मसला नहीं होता सरगोदा शाहीन साहब, तो ये किडनी का मसला नहीं होता। ये मसला बेसिकली बड़ी आंत का मसला है, जो कि किडनीज के जो है ना पास ही होती है, बड़ी आंत वहाँ से गुजर रही होती है दोनों साइडों पे। तो इसलिए इसमें जो है वो आपने जो है अपने डाइट को प्लान करें। उसके अलावा जो है ना आप वो एक्सरसाइज करें, तो गैस आपकी जितनी खारिज होगी और कम बनेगी। और आप भी प्रोबायोटिक साशे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक पेशेंट को बताया। तो आप प्रोबायोटिक साशे आते हैं एनफ्लोर के नाम से, 1 गिलास पानी में सुबह शाम लें, आपकी गैस का प्रॉब्लम हल होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब आप गंदे खाने और ये चीज़ें खाते हैं ना, तो उससे बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर जाता है। जब ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो उससे जो है ना ये मसले मसाइल होते हैं। फ़ाइबर का जो है ना मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जब मैंने जो है वो बड़ी आंत का मसला हल करना है, तो उसमें फ़ाइबर की डाइट का रोल होता है। फ़ाइबर का रोल मैदे में कुछ भी नहीं है। लेकिन देसी घी तो नहीं ले सकते। फ्रेश मिल्क तब ले सकते हैं जब आप उसमें से उबाल के उसकी मलाई निकाल दें और उसको प्योर फॉर्म में ना पिएं। उसके अंदर साफ़ सुथरा पानी मिक्स करके, यानी आधा गिलास पानी डाल लें, आधा गिलास दूध हो, जितना कम यानी कि गाढ़ा हो उतना अच्छा वो हज़म हो जाएगा और वो प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो 6:30 हो गए हैं। अब जिन लोगों को कोई और सवालात या जवाबात, जिनको जवाब या मेरी समझ नहीं आए या जिनको सवाल जो चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके सवाल कर लें, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जो है ना आपको ये आपके मसले मसाइल के जवाब दे दूँगा। अब अपनी डिटेल में ज़रूर, जिन लोगों ने भी सवाल करना है वो अपनी डिटेल में मसले मसाइल बताएँ कि जी ये सिम्टम्स क्या हैं, उनको मसले मसाइल क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या मेडिसिन ली, और सारी डिटेल बताएँ कि कौन कौन सी मेडिसिन ली, कौन कौन से टेस्ट कराए, ताकि मैं उसके हिसाब से उनको गाइड कर सकूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।